एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। शादी को लेकर मैंने ऐसे कोई सपना नहीं सजा रखा था। मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। रोहन के बारे में मेरी ननद ने मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक लड़कों में से एक है और मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो गया था। मैं तो उन लड़कियों में से नहीं थी जो रोमांस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। पति हर टाइम पत्नी के तारीफें करे और आगे पीछे घूमता रहे, मुझे इस तरह की आदत लड़कों का छिछोरापन सा लगता था और रोहन बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात ही उसने मेरी तारीफ करने के लिए सीधे साधे शब्द के बजाय एक गज़ल मुझे सुनाई थी। मुझे आज तक कभी शायरी समझ नहीं आई थी, इसलिए उसकी इतनी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गई थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी शायरी? मैंने कहा, अच्छी है। फिलहाल एक ही रात में थोड़ी समझ जाती कि पति कैसा है और वे अपनी पत्नी के लिए कितनी मोहब्बत रखता है। रोहन आम मर्दों से बिल्कुल अलग था और मर्दों की तरह मुझे ये नहीं कहता था कि मेरी माँ के आगे जुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की सेवा करना या जब अपने मायके से ससुराल आ गई हो तो उन्हें शिकायत का मौका ना देना। ये सब कुछ नहीं कहा था, ये सब कुछ नहीं कहा था। उसने तो बस अपनी और मेरी बात की थी। शादी के शुरू के दिन में बहुत अच्छे बीत रहे थे। रोहन का इरादा था कि हम लोग हनीमून के लिए मसूरी जाएंगे, उसके बाद मनाली जाएंगे, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी बहुत था घूमने फिरने का, लेकिन शादी के जल्दी बाद ही मेरे ससुर की कुछ तबीयत खराब होने लगी थी, इसलिए उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया था। कहने लगे कि अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर भी बहुत खर्चा हो गया था, अब मेरी बीमारी में भी हॉस्पिटल में लग रहे हैं। इन सवालों से तो मेरा मूड बहुत खराब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। रोहन का मूड बेहद खराब था। कहने लगा, ये भी कोई बात हुई? सब लोग शादी के जल्द बाद ही हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, रोहन कोई बात नहीं, पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हाँ, अगले महीने चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर वह मान गया था। बस उसे एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। अब मुझे भी ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था, लेकिन 1 महीने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ अच्छी हुई और हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना तो अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी तो उल्टियाँ ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी खाती थी जल्दी से निकल जाता था और मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज़्यादा टेंशन में मेरे पति को महसूस हुई थी। मेरे सास मुझे डॉक्टर के पास ले गईं और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे यात्रा करना मना कर दिया था। कहने लगा, तुम्हारे लिए घूमने फिरने वाली जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहली प्रेगनेंसी है, सावधानी जरूरी है। अगर एक बार समस्या हो गई तो फिर बार बार मुश्किल आएगी। मैं तो इन चीज़ों से वैसे ही बहुत घबराई रहती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी ये अच्छा लगा, लेकिन जब ये खबर रोहन को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचाकर रख दिया। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो रोहन की ये बात सुनकर मेरा सांस ही मेरे सीने में थम कर रह गया था। उसे क्या लग रहा था? क्या मैं बुरी लड़की हूँ, कैरेक्टर लेस लड़की हूँ? लेकिन उसके अगले शब्द ने मेरी इस बात की जांच कर ली थी। कहने लगा, लोग तो 1 साल तक अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करते हैं और एक तुम हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? क्या 1 साल के बाद ये सब कुछ नहीं हो सकता था? मैंने कहा था कि रोहन, इसमें मेरी क्या गलती है और इसमें मेरा क्या बस है? कहने लगा कि देखो, इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ाओ चढ़ाओ मत, हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, बच्चा कुछ दिन के बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे की कत्ल नहीं कर सकती। वह कहने लगा, तो फिर प्रेगनेंसी में भी औरतें सब कुछ करती, घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्त मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मसूरी के रास्ते तुमने देखे हैं, कितना डरावना उतार चढ़ाव पहाड़ी वाला इलाका है और वहाँ पर कितना एडवेंचर है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो हम फिर से चले जाएंगे। लेकिन रोहन का मूड इस बात पर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया। ऐसी हालत में यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराज़गी नहीं दिखाई, क्योंकि वे जो कह रहे थे मेरे भलाई के लिए ठीक ही कह रहे थे। फिलहाल रोहन का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीज़ खाने को बहुत जी चाहता था। मैं उसे मंगवाती तो कहता, मुझे ये सब चोंचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया,
और अब तुम्हें इन गर्मियों के मौसम में अमरूद खाने का दिल कर रहा है। कहाँ से लाऊं ये सब कुछ? लेकिन मेरा मन था और मुझे कुछ भी हजम नहीं होता था। जिस चीज़ का मेरा जी चाहता था मुझे वे चीज़ रोहन लाकर नहीं देता था। एक बार मैंने उसे गोलगप्पे मंगवाने के लिए कहे तो वह नहीं लाकर दिया। मेरा दिल इतना बुरा हुआ, मैं रोने लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल क्यों इतना गोलगप्पे खाने को कर रहा है। शायद प्रेगनेंसी के वक्त ये सब होता है कि औरत अपने बस में नहीं होती है। मैं इतना रोई और पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे सास और ससुर वजह पूछने लगे। मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वह कहने लगी, ये क्या बात हुई? उसने क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा वाली चीज लाकर दी? ऐसी हालत में तो औरतों को खुश रखना चाहिए। अगले दिन मेरी सास ने मुझे प्लेट भरकर गोलगप्पे दिए थे। अक्सर ऐसा होता कि रात के वक्त मेरा जी मचलने लगता था। जैसे ही रोहन मेरे करीब आता मुझे उल्टियाँ शुरू होने लगती। ऐसा मौका पर रोहन को मेरी हालत समझनी चाहिए थी। वह इस बात से जलने लगा। मैं मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम में भागती थी। मुझे उल्टी होती तो सबसे ज्यादा खराब शक्ल वॉशरूम से बाहर आकर मुझे रोहन की देखनी पड़ती थी। मैं बिल्कुल बेहाल होकर बेड पर आकर बैठ जाती। प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। जबकि रोहन मेरे इस बीमारी का एहसास करने के बजाय कहने लगता, मेरा दिमाग मत खराब करो, सारे मूड का सत्यानाश करके रख दिया तुमने। जब देखो तुम्हें एक ही काम है। ये कहकर अपना चादर ओढ़कर सो गया और मैं बुरी तरह से हाँफ रही थी। एक तो शादी के जल्द बाद घर की जिम्मेदारी और इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। मेरी जिंदगी भी तो अब बदल चुकी थी। 1 महीने में क्या से क्या हो चुकी थी और ये सब कुछ मेरे लिए भी पहली बार था। मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए। बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई। फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और गटक गटक पीने लगी। जैसे ही 6 महीने हुए मेरा पेट कुछ बाहर को होने लगा था। जब भी मैं रोहन को बोलती थी कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है, तो वो मुझसे चिढ़ने लगता, कहने लगता, इस हालत में जहर लग रही हो तुम मुझे। ऐसे तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा तो लोग न जाने मुझे किन किन नज़रों से देखेंगे। ऐसा करो मम्मी के साथ चली जाओ। अपने पर्स से कुछ 1000 रुपए निकाल कर मेरे हाथ में रख देता। मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश करती, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अब यूं ही दिन बीतने लगा था। 9 महीने मैंने बड़ी तकलीफ में बिताए थे, क्योंकि 9 महीने में एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मुझे उल्टी ना हुई हो। लेकिन मेरे सब्र का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत खूबसूरत दिया था। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। उस दिन तो रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी थी कि सबसे पहले उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में भरा था, प्यार किया था। औलाद तो औलाद होती है ना। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी नंद, सास, ससुर और खास तौर पर रोहन, मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए मुझे चलने फिरने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। पूरा दिन तो मेरी सास और नंद और घर की नौकरानी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ता तो रोहन मेरा हाथ तक नहीं पकड़ता था। कहता था, प्लीज ये सब नहीं कर सकता मैं। बड़ी मुश्किल से बेड से उठती थी। दीवार पकड़ पकड़ कर सहारा लेते हुए वॉशरूम जाती थी। फिर भी डर लगता था कहीं गिर गई तो मुसीबत आ जाएगी। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से तकलीफ को सहते हुए वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर बैठी हुई थी। बुरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा था। बुरी तरह से हाँफ रही थी। मेरा बेटा साहिल रोने लगा था। शायद उसे भूख लग गई थी। रोहन उसी वक्त शायद बिल्कुल गहरी नींद में गया था, लेकिन साहिल के रोने की आवाज सुनकर बजाय उसे पकड़ने के मुझे कहने लगा, नीता प्लीज उसे चुप करवाओ, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए उसे पकड़ लो, देख नहीं रहे हो मेरी क्या हालत हो गई है? कहने लगा, बस भी करो, ये बच्चे संभालना मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। पकड़ो भाई, उसे अजीब सी मुसीबत है, रात को सोना भी मुहाल हो जाता है। ये कहकर उसने अपना तकिया अपने मुंह के ऊपर रख लिया, कमरे से बाहर चला गया। साहिल रोए जा रहा था। मेरी हालत थी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पाँव बेड पर रखा और बहते आंसुओं के साथ अपने बच्चे को पकड़ा था। उसे सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत? ये उसी की औलाद थी ना। कैसे मैंने पूरे 9 महीने अपने पेट का हिस्सा बनाया था और एक मौत के बीच से गुजरकर मैंने उसको बाप का दर्जा दिया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता था कि वो मेरी हालत को देखते हुए मुझ पर तरस खा लेता? 2 महीने के बाद घर में बच्चे का नामकरण और हवन हुआ था।
ये 2 महीने मैंने कैसे बिताए थे ये मैं ही जानती थी। बेशक मेरी सास बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन के बाद तो उसने भी मुझसे कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। रोहन को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत है, मैं नाश्ता बनाकर देती हूँ तो 100 नुक्स निकाल देता है। जैसे ही पूजा पाठ और बच्चे का नामकरण हुआ, मैंने पूजा पाठ शुरू कर दी। रोहन का अब सब्र भी जवाब दे गया था। ना ही उसे मेरा एहसास था, ना ही इस छोटे बच्चे का। उस दिन साहिल के पेट में बहुत दर्द था, बार बार सोया नहीं, उठकर रोने लगता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। रात के 2 बजे साहिल को सुलाने में लग गए थे। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही साहिल गहरी नींद में गया और मैं सोने के लिए लेटी तो उस वक्त रोहन मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें नींद से चूर हो रही थी। मैंने कहा, प्लीज रोहन मुझे सोने दो। कहने लगा, बकवास मत करो, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार जो आज मुझे जरा भी नखरे दिखाने की कोशिश की तो वह रात मेरी रोहन की मोहब्बत की भेंट चढ़ चुकी थी। लेकिन मुझे सोए हुए बस 1 ही घंटा बीता था कि साहिल उठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ही उसे उठाना पड़ा था। मेरा जी चाहा कि कह दूं कि सारी कुर्बानियां औरत के लिए होती है। 7 बजे साहिल का रोना शुरू हो जाता था और सुबह 9 बजे तक चलता रहता था। मैं उसे गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाती रही। अब जाकर वह सोया था। मेरी हालत थी कि चकराकर अब गिर जाऊं। साहिल को बेड पर लिटाकर मैं कमरे के बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब कल से घर संभाल लो। इसलिए सास ससुर को नाश्ता बना कर दिया। फिर रोहन के ऑफिस की तैयारी करने लगी। पूरा दिन मेरा अब घन चक्कर बनकर बीतने लगा था। रात को साहिल सोता तो रोहन अपनी बेताबियों के साथ जाग उठते थे। कई बार मैंने उनसे कह चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है रोहन, कुछ तो मेरा भी एहसास कर लिया करो। लेकिन मर्द को शायद इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुझसे शिकायत करते हुए कहने लगता, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? कसम से बड़ी जालिम हो तुम। इतना चाहने वाला पति है तुम्हारा और एक तुम हो कि उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती थी। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी फीकी पड़ने लगी थी। रात रात भर साहिल मुझे जगा कर रखता था। दिन भर सोता रहता था और दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के गहरे काले रंग पड़ने लगे थे। इस पर रोहन अब मुझे बात बात पर ताने देने लगा था। कहता था, तुम क्या एक ही बच्चे के बाद अपना फिगर इतना खराब कर लिया है कि मोटी और भद्दी लग रही हो? थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना, मुझे मोटी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनसे चिढ़ होती है। प्लीज खुद को अच्छे वेट में रखा करो। रोहन न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा था, जबकि घर और बच्चे की जिम्मेदारी के बावजूद भी रोहन के घर आने से पहले मैं तैयार जरूर होती थी। लेकिन आजकल उसे मैं बस अजीब सी नजर आने लगी थी। 1 साल बीत गया था। साहिल अब पाँव पाँव चलने लगा था, लेकिन रोहन का व्यवहार अक्सर बदल चुका था। अब अक्सर ऑफिस से आते हुए खाना खाकर आता था। दोस्तों में जा रहा हूँ, देर से आऊँगा कहकर चला जाता। मैं कई बार रोहन से कह चुकी थी कि मुझे और साहिल को भी तो कहीं घुमाने ले जाया करो, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। आजकल वह थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो मम्मी पापा के साथ घूमने चली जाया करो। ये कहकर वह तैयार श्यार होकर दोस्तों में चला जाता था। रात को देर से घर आता था। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतजार करती रह जाती थी। लेकिन एक बार जब वह घर आया, उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाने गुनगुनाते हुए घर में दाखिल हुआ था। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटकर कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जान मेरी? ये कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का गेट बंद किया और कमरे में आते ही दरवाजा बंद किया और रोहन से कहने लगी, आपने ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोज आप रात को 2 बजे आते हो। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां उनसे पूछती नहीं? मेरे जले भुने शब्द को सुनकर रोहन भी गुस्से में हुए थे। कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहा करूं? कहीं आने जाने पर भी तुम रोक लगा दोगी मुझे? मैंने कहा, रोहन, हर चीज की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी जिंदगी में रहते हैं। वक्त बिताने के लिए मेरा भी दिल चाहता है कि आप मुझसे बातें किया करें। मेरी बात सुनकर कहने लगा, तुम्हारे पास वक्त ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो साहिल साहिल करती रहती हो तुम। मैं तो रोहन की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैंने कहा, आप तो अपने बच्चे से जलते हैं। वह कहने लगा, बस करो नीता, मुझे क्यों अपने बच्चे से जलन होगी? बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। ऑफिस से थका होता हूँ तो मुझे रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं है।
वह अपने कपड़े बदल कर सो गया। अगले ही दिन जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी एक शर्ट की पिछली जेब में लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उस शर्ट को वैसे ही रहने दिया। पूरा दिन मेरा दिमाग गुस्से के मारे खोलता रहा। मुझे याद आने लगा, अब रोहन ने अपने मोबाइल पर कोड भी लगा रखा था। पहले कभी नहीं लगाया था। अब वह अक्सर कमरे में बैठा फोन पर हंस कर बातें करता होता था। जब भी मैं कमरे में साहिल को सुलाने के लिए आती तो जल्दी से फोन बंद कर देता। कहता था, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। जब मैं पूछती कि किसका फोन है तो हड़बड़ा सा जाता था। कहता था दोस्त का फोन है और फिर बात को जल्दी से बदल लेता था। रात को जब रोहन ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे? वह कहने लगा, फिर तुम्हारा वही रोज का तमाशा शुरू हो गया है। वह गुस्से से मुझसे कहने लगा। फिर मैंने वह अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके मुंह पर फेंक दी। मेरी इस हरकत पर वह कहने लग गया कि बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ, ये किस तरह का व्यवहार कर रही हो। शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर जमीन पर गिर गई थी। वह मुझे गुस्से से देख रहा था। मैं वह शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान दिखाया। मैंने कहा, जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी उसका रंग उतर गया। मैंने कहा, ये वही दोस्त है ना जिसे तुम रोज मिलने जाते हो? रोहन, कौन है ये लड़की? वह मुझसे नजरें चुराने लगा। मेरा सब थोड़ा तेज हो गया था। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कौन है वह लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज़ ना चाहते हुए भी नमी में उतर गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या मेरी वफा में जिसका आपने मुझे ये सिला दिया? मेरी बात पर थोड़ा मुस्कुराया। कहने लगा, मोहब्बत? फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझे? हाँ, अपने पास तो आने नहीं देती थी। 1 महीने बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक चढ़ गया था। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था, मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम चुप से ऑपरेशन करवा लेते, किसी को पता नहीं चलता। बच्चे का क्या है, 3-4 महीने बाद फिर हो जाता। लेकिन तुम नहीं मानी। तुम पर तो भूत सवार था। बच्चा खराब करना पाप होता है। तुम ये पाप किसी कीमत पर नहीं करोगी। नीता, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात मानती। हम मसूरी मनाली जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। मेरी औलाद थी ना, फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी पत्नी बनने से ज्यादा माँ बनने का शौक था। फिर मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया। कहने लगा, देखो खुद का हुलिया देखो तुम्हारा। कपड़ों से खुशबू की बजाय किचन के मसाले की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आऊं तो तुम्हें साहिल के उठ जाने की फिक्र सताती रहती है। सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा को नाश्ता देने की फिक्र लगी रहती है। सबकी फिक्र है तुम्हें। बस नीता, मेरी परवाह नहीं है। अगर मैं थोड़ी सी दिल लगी करने लगा हूँ तो आज तुम सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो रोहन की बात सुनकर जितना हैरान हुई थी उतना ही कम था। मैंने कहा, ये घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की मुझे फिक्र सता रही है? किसकी औलाद को पैदा करने और पालने के खातिर मेरा ये हाल हो चुका है? मेरे चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है। मेरी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके हैं। मैं रोने लगी। मुझ पर हिचकियां सवार हो गई थी। मैंने उसको गिरेबान से पकड़कर बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। यहाँ तक कि उसके शर्ट के बटन टूट गए थे। मैंने कहा, मैं इस घर में क्या हैसियत रखती हूँ? नौकरानी हूँ तुम्हारी, या तुम्हारे माँ बाप की, या तुम्हारी बहनों की? जब वे आती हैं तो पूरे पूरे टेबल सजा देती हूँ। साहिल मेरा बेटा है, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे ही बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो? मेरे साथ बेवफाई करने वाले? मैंने कहा, रोहन, मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मर्द की इस तरह की अय्यासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करती हैं, उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाती हैं। मेरा ये कहना था कि उसने अपने गिरेबान से मेरे हाथ को छुड़वाकर मुझे पीछे धकेलकर कहने लगा, ठीक है, जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से बाहर। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो ऐसे ही बिताना होगा मेरी इसी अय्यासियों के साथ, क्योंकि अब मैं अक्षरा को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो रोहन की बात सुनकर चक्कर खाकर रह गई थी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बेड के नीचे से बैग, उसमें अपने कपड़े डालना शुरू कर दिया। ये देखकर रोहन बड़े गुस्से में मेरे पास आया। मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, सोच समझकर इस घर से कदम बाहर निकालना नीता। अगर तुम गई तो तुम्हारी जगह अक्षरा ले लेगी। मैं उससे शादी कर लूंगा, ये सुनना था। मैंने तो अगला सांस लेना ही भूल गई थी। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। हमारे शोर शराबे से साहिल उठ गया था। अब रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी थी। हम दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो बेटा? साहिल को क्यों तड़पा रही हो?
क्यों नहीं पकड़ रही हो? मैंने कहा कि आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वह मुझसे पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? क्या किया है उसने? मैंने कहा कि मेरे होते हुए दूसरी औरत के पास जाता है, ये सुनना था। मेरी सास भी गुस्से में आ गई। उसने रोहन को फ़ोन करके घर बुलाया। वह बात मेरी सास ससुर को दोनों को पता चल चुकी थी, लेकिन रोहन इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कहने लगा, तुमने मेरे घर वालों को बता करके अच्छा नहीं किया नीता। बात कमरे की हद तक थी। अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो अच्छा था। रोहन ने गुस्से में आकर मुझे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था। मैं तो तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ये सुनकर मेरे ससुर ने रोहन के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगा, ये क्या बकवास है? जरा सी बात पर पत्नी को डिवोर्स देने की बात करता है। अब सब कुछ टूट कर बिखर कर रह गया था। मैं जल्दी से उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान, और ना ही साहिल। रोते हुए सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा कर लिया, अपने घर चली गई। मुझे रात को उस पहर रोता हुआ देखकर मेरे माँ बाप परेशान हुए थे। मेरा भाई मुझसे पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे रोहन ने डिवोर्स देने का फैसला किया है। ये खबर मेरे घर वालों पर क़यामत बनकर फूटी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था रोहन का और मेरे भाई के साथ। उसने कहा कि अगर तुम्हारी बहन को अपना घर बसाना है तो उसे बोलो कि सराफत से घर पर आ जाए, वरना 3 महीने के बाद मैं उसको डिवोर्स का नोटिस भी भेज दूंगा। मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। जहां तुमने बात डिवोर्स तक की है, अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है। लेकिन अब वो तुम्हारे घर में नहीं जाएगी। हर दिन मुझे साहिल की याद सताती थी। 1 साल का था, लेकिन मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर उसे भी अपने साथ ले आती तो रोहन को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई दूसरी औरत किसी के बच्चा नहीं पालती। 15 दिन बीत गए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर साहिल को लेकर आए थे। वह रोए जा रहे थे। उसे देखकर मेरा दिल भी बुरी तरह से तड़प रहा था। उससे पहले कि मैं उसके तरफ लपकती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ना में इशारा करने लगा, नीता अपने कमरे में जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, नीता हमारे साथ वापस चलो, क्यों जिद कर रही हो? रोहन उस लड़की से शादी कर लेगा तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? रोहन शादी करता है तो कर ले, नीता की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि बाकी की कार्रवाई भी कर दे। मेरी बहन नीता को उसके नाम पर बैठाकर नहीं रखूंगा। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी, साहिल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर कुर्बानी देती है। मर्द तो ऐसे शौक पाल ही लेते हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई कहने लगा, माफ कीजिएगा आंटी, लेकिन हमारे समाज में आप जैसी माओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटे पत्नी के होते हुए भी बाहर मुंह मारते फिरते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश आप जैसी माएँ करती हैं और ये सोच कर करती हैं, लड़का है अगर ऐसा काम शौक में कर भी ले तो ठीक है, सब्र करना सिर्फ औरतों की सेवा नहीं है। जाइए आप लोग यहाँ से। मेरी सास और ससुर वापस चले गए। अपने बच्चे के बिना जिंदगी तो मेरी भी उदास रहती थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो। अगर तुम यूँ चली गई तो रोहन एक के बजाय 10 औरतों के साथ संबंध बनाकर दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसे लगेगा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 महीने बीत गए। उसके बाद रोहन मुझे लेने आया था। इत्तेफाक था कि दरवाजा मैंने ही खोला था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखें नम थी। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। उसे देखकर मैंने दरवाजा बंद करना चाहा था। उसने अपना हाथ रखकर दरवाजा बंद होने से रोका था। नीता, भगवान के लिए मेरी एक बात सुन लो। अपना फोन तक तुम नहीं उठा रही हो, वह भी अपने भाई को पकड़ा रखा है तुमने। मैं पिछले 15 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई। दरवाजा खोलो नीता, मुझे तुमसे बात करनी है। वह दरवाजा धकेल कर अंदर आ चुका था। शोर की आवाज सुनकर भाई और पापा भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। दरवाजे पर रोहन को देखकर मेरा भाई कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहने लगा, अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से में बोला, कहने लगा, उस पत्नी को जिसे तुमने रात को डिवोर्स की धमकी देकर घर से निकाल दिया था? विशाल, ये सब गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रही थी और अब माफी की गुंजाइश है। आप लोगों के पास मुझे नीता से बात करनी है और उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा भाई मुझे कहने लगा, नीता तुम कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन रोहन की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। कहने लगा, नीता साहिल बहुत बीमार है, अस्पताल में एडमिट है। मेरा बच्चा मर जाएगा, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प कर पीछे पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरे बच्चे साहिल को
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार नहीं उतर रहा उसका, बहुत कमजोर हो गया है। मैं जल्दी से उसके साथ चली गई। 3 दिन मैं अपने बेटे के पास अस्पताल में रही थी। मुझे देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वह मेरे सीने से बेधड़क लग गया था, रोने लग गया था। माँ माँ कह रहा था। मैं उसे चूमने लगी, रोने लगी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफी अच्छी हो गई थी। उसको अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। रोहन मुझे घर ले गया। मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हो गए थे। रात को साहिल के सोने के बाद रोहन मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो नीता, मुझे समझ आ गई है कि पत्नी पत्नी होती है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी घर नहीं बसाती। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए होता है, प्यार नहीं। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए यहाँ वापस आई हूँ, रोहन आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वह बेचैन सा हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन नीता मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रहना है। 4 महीने हो चुके थे, प्लीज मना मत करना। वह मेरे साथ प्यार करना चाहता था। रोहन को इस बात की बेचैनी थी कि मैं उसे मना कर दूंगी। अब वो मोहब्बत तो नहीं थी जो पहले कभी होती थी। वो मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में उसे वह प्यार नहीं दे सकती थी जिसका वो मुझे उम्मीद लगाए हुए था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, किसी शीशे की तरह, एक बार टूट जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी चुप्पी रोहन को परेशान करने लगी थी। बार बार कहता था, नीता तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द ही क्यों समझता है कि वह कुछ भी कर ले, पत्नी उसे हमेशा माफ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी। ऐसा नहीं होता। मैंने उसके घर को बसाने की खातिर अपना नींद, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक खराब कर डाला था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक डिवोर्स की धमकी दे दी थी। रोहन होश में उस वक्त आया जब उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया था, और फिर मुझसे पहले जैसी मोहब्बत की उम्मीद क्यों लगा रखा था। आप बताइए, क्या औरत ये सब होने के बाद पहले जैसी मोहब्बत कर सकती है क्या? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।